नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। गृह मंत्री आज पटना में सशस्त्र सीमा बल के भवन का करेंगे शिलान्यास। नवादा जिले के हिसुआ में सार्वजनिक सभा को भी करेंगे संबोधित। गांधीनगर में आज से दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक की होगी शुरुआत। 3 दिवसीय बैठक में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगा विस्तृत विचार विमर्श। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्यबल की बैठक की आज होगी औपचारिक शुरुआत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2022-2023 में जीएसटी राजस्व का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2020-2021 की तुलना में 22% अधिक। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मुद्रास्फीति दर 35% के पार। देश भर में आटे की भारी किल्लत। आटा वितरण केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने से मची भगदड़। करीब 16 लोगों की मौत। और आईपीएल में शनिवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने केकेआर को 7 रन से हराया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल को 50 रन से दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह पटना के दीघा में सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह आज नवादा के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG की बैठक आज से गांधीनगर में शुरू होगी। 3 दिन की बैठक में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के दौरान वैश्विक खरीद, हाइड्रोजन इकोसिस्टम और ऊर्जा अंतरण को बढ़ावा देने के प्रति अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए अपनाए गए सफल पहलों पर प्रतिनिधियों द्वारा बेहतर अनुभवों को साझा किया जाएगा, ताकि इन पहलों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी दर्शाया जा सके। इसके अलावा बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को गिफ्ट सिटी, दांडी कुटीर और मोढेरा सूर्य मंदिर के दौरे पर भी ले जाया जाएगा। साथ ही विदेशी मेहमानों को गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी देखने का मौका मिलेगा। वहीं सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की आज औपचारिक शुरुआत होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दार्जिलिंग पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी चाय के लिए भी मशहूर है। शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को पहले चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए। वहीं रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बगान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। और वहीं केरल के कुमारकोम में G20 देशों की दूसरी शेरपा बैठक शनिवार को संपन्न हो गई है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि बैठक सार्थक और रचनात्मक रही। उन्होंने कहा कि 99% प्रमुख मुद्दों पर सहमति हो गई है। बैठक के तीसरे दिन G20 इंडिया के प्रतिनिधियों ने 20 परिणाम दस्तावेजों के लिए
आगे बढ़ने का तरीका बनाने के हिस्से के रूप में अपने सुझावों को साझा किया। शेरपाओं ने हरित विकास और जीवन पर चर्चा की। वहीं बैठक के इतर शेरपाओं ने केरल के आतिथ्य का स्वाद चखा और केरल की पारंपरिक पोशाक पहने शेरपाओं ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के आतिथ्य की प्रशंसा की। वहीं सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की आज औपचारिक शुरुआत होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को पहले चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए। वहीं रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बगान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। खूबसूरत वादियों और चाय बागानों से महकता सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा पश्चिम बंगाल के अंचल G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है और लक्ष्य है भारत एडवेंचर टूरिज्म में भी अपना परचम किस तरह फहराए। टूरिज्म का पहला मीटिंग गुजरात कच्छ में हुआ है। उसके बाद दूसरा मीटिंग दार्जिलिंग में हो रहे, तीसरा मीटिंग श्रीनगर में होगा, लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग टूरिज्म का गोवा में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट कैपिटल में G20 का मीटिंग हो रहे हैं। विदेशों से आए तमाम डेलीगेट्स भारत के इस अंचल की खूबसूरती देखकर अभिभूत हैं। दार्जिलिंग पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी चाय के लिए भी मशहूर है। पहले दिन शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए और रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बागान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। इस मौके का सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी लाभ उठाया। वो चाय की पत्ती जो आपके दिन की शुरुआत को ताजा करती है। और मेरे साथ है INB सेक्रेटरी जो भी इस लीफ प्लकिंग का मजा ले रहे हैं और ये एक सेरेमनी के तौर पर है। सर, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, ये बकई बारी टी स्टेट है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है ज्यादा मशहूर एक टी स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और क्या माहौल है। और आजकल टी प्लकिंग चल रही है और इस समय जो है मूनलाइट के अंदर टी प्लकिंग करी जा रही है और यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ आप देख सकते हैं कि माहौल कितना उत्साहदायी है। सर, ये हमारे कल्चर को तो दिखाता ही है, साथ ही जो विदेशी आए हैं उनको भी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि चाय की पत्ती वो भी मशालों के साथ तोड़ी जा रही है। एक तो अब मेरे को लगता है कि विदेशी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने चाय पी होगी कभी, जो है कभी तोड़ी और कैसे उगती है तो कभी उन्होंने अनुभव किया नहीं होगा। दार्जिलिंग टी पूरे विश्व में मशहूर है। अब यहाँ आज उन्हें स्वतः अनुभव मिल रहा है कि दार्जिलिंग के अंदर चाय और दार्जिलिंग की चाय को स्वतः तोड़ने का अनुभव आई थी। मेरे ख्याल से ये उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। दार्जिलिंग अपनी नेपाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गोरखा संस्कृति यहाँ की फिजाओं में गूंजती रहती है। मैं इस वक्त हूँ क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि दार्जिलिंग में और ये लोग नाच गा रहे हैं नेपाली लोक संगीत। ये लोग नेपाली हैं और ये है दार्जिलिंग की शान। सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और भारत चाहता है कि वो जल्द से जल्द टॉप 10 एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाए पूरी दुनिया के अंदर और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दार्जिलिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनके साथ भूटान के विदेश और व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का दल आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय विचार विमर्श के सिलसिले में भूटान नरेश की ये यात्रा हो रही है। भारत प्रवास के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास पर आधारित विशेष मैत्री और सहयोग संबंध हैं। भूटान नरेश की इस यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक सहित अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। 5 अप्रैल तक वो भारत की यात्रा पर रहेंगे।
भारत दौरे पर आए इस्राएल के नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत के लोकतंत्र की जमकर प्रशंसा की। अमीर ओहाना ने कहा कि भारत को स्पीकर के रूप में अपने पहले गंतव्य के रूप में चुना क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति कर रहा है। I chose India as my first destination as speaker to visit because it's the largest democracy in the world, us being the only democracy in the Middle East, because it is progressing so rapidly in the recent years, because the connection between our two countries is so great in the recent years, and because never has a speaker of the Knesset visited India. So in that sense, it is an historic visit. I met the President of India, the Vice President, who is also Speaker of the Upper House, and the Speaker of the Lok Sabha, the Lower House, which I signed a memorandum of understanding with to strengthen the relations between parliaments. So now we have great connection between the leaders, great connection between the people, and great new connection between parliaments. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका खाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के विवाद पर राजनीति बंद नहीं की है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को फिर से डिग्री विवाद पर स्तरहीन बातें की। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने करारा पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल कानून और अदालत की बात भी मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट से मिली हार और जुर्माने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को फिर केजरीवाल ने वही राग अलापने का प्रयास किया। भाजपा ने केजरीवाल के ताजा बयान पर जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने केजरीवाल के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह की भाषा, शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्न स्तर की है। भाजपा ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कानून और अदालत की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था के प्रति अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं विपक्षी दल लांघते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका भ्रष्टाचार अब पूर्णतः स्थापित होता जा रहा है, वह जिस निम्नता तक जाती चली जा रही है, वो सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं, आक्रोश देने वाला भी है। ये सारी डिग्रीज पब्लिक डोमेन में है प्रधानमंत्री जी की, इसके लिए कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
आप पब्लिक डोमेन से भी ले सकते हैं और जिसको चाहें पूछ सकते हैं। इसी के कारण आज कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा, फटकार भी लगानी पड़ी कि होता है ना वेस्ट करना कोर्ट का समय। दूसरी बात, आप पीछे की कई घटनाओं को जोड़ करके देखिए तो यह आपको स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल जो देश विरोधी समूहों का एक मोहरा है, कोर्ट को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने याद दिलाया कि कितनी ही मुद्दों पर केजरीवाल की कथनी और करनी अलग अलग रही है। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय से शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का 2016 का वो आदेश रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था कि वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को दें। अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका को भ्रामक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव के ऐतिहासिक समारोह के बाद अब कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास किष्किंधा में श्री हनुमान प्रकटोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। किष्किंधा हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती सारी तैयारियों की समीक्षा के लिए अयोध्या में श्री राम लला का आदेश लेकर हनुमान जन्म स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद श्री हनुमान जन्म स्थान पर भी भव्य मंदिर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर भारत और दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेतु को और प्रगाढ़ करने के लिए अयोध्या से 108 संतों के समूह को किष्किंधा यात्रा पर ले जाने की तैयारी है। श्री रामलला जन्मभूमि के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास सरस्वती ने श्री रामलला की ओर से श्री हनुमान प्रकटोत्सव की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आनंद रामायण के मुताबिक श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की मान्यता है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जयंती परम ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलेगा। इसे आप सभी का सौभाग्य प्राप्त हो, सभी की शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद है कि रामलला के ओर से मैं यह शुभकामनाएं देता हूं कि वहां का जो कार्य पूर्णतया संपन्न हो। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा उसी रूप में हनुमान जी का भी दिव्य रूप बने और मंदिर का निर्माण हो। इस वर्ष किष्किंधा में हनुमान जयंती उत्सव बहुत सांप्रदायिक ढंग से, ठीक ढंग से, भव्य तरीके से मनाने के लिए राम भगवान के प्रतिनिधि बनकर समस्त भारतवासियों को हनुमान जयंती का शुभकामना भी दिया और उसके साथ किष्किंधा वासियों को भी राम भगवान की तरफ से आशीर्वाद भी दिया। युवा संगम द्वितीय चरण के लिए पंजीकरण कल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हुआ। इसमें भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत इस साल अप्रैल और मई के महीनों में एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे। 45 से 50 के समूह में युवा एक साथ 2 राज्यों की यात्रा करेंगे। ये पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के 5 व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम के माध्यम से युवा भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा ebsb.aicte-india.org पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम की पहल की अवधारणा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में की गई है।
जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत बनाना और देश भर के युवाओं के बीच हमदर्दी पैदा करना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से 1,59,000 डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। 2 साल की अवधि वाली योजना 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5% का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। योजना में आंशिक निकासी का भी विकल्प है। ये योजना 31 मार्च 2025 तक वैध है। इस योजना की घोषणा 2023-2024 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी। ये लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। मार्च महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह पिछले वर्ष के मार्च के 1,42,095 करोड़ रुपए की तुलना में 13% ज्यादा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 के आखिरी महीने मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 14वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। जब से जीएसटी देश में लागू किया गया है, तब से दूसरी बार ये 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के कुल जीएसटी संग्रह में 29,546 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 37,314 करोड़ रुपए एसजीएसटी और रिकॉर्ड आईजीएसटी 82,907 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा राजस्व संग्रह में 10,355 करोड़ रुपए सेस का शामिल है, जिसमें 960 करोड़ रुपए सामानों के आयात से मिला है। वित्त वर्ष 2022-2023 में साल भर में जीएसटी राजस्व का कुल संग्रह 18,10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसके आधार पर मासिक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा औसतन 1,51,000 करोड़ रुपए का बैठता है। वित्त वर्ष 2022-2023 में जीएसटी का ग्रॉस रेवेन्यू इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा रहा है। बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल की कटाई में देरी हो रही है और अनाज की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादकों की कठिनाई को कम करने के लिए केंद्रीय पूल खरीद के लिए वर्तमान रबी विपणन सीजन 2023-2024 के दौरान मानदंडों में विभिन्न छूट के साथ गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदे जाने वाले 10% से अधिक नुकसान वाले अनाज के लिए मानदंडों में ढील दी गई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक मानदंडों में इस छूट से किसानों को अनाज की संकटपूर्ण बिक्री से निपटने में मदद मिलेगी, जो बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई है। खाद्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को भेजे निर्देश में कहा है कि नियमों में छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से रखा जाएगा और उसका हिसाब अलग से रखा जाएगा, जिसका प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति मार्च में 35.37% पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में आटे की कीमतों में 45% से अधिक की वृद्धि हुई है। देश भर में आटे की भारी किल्लत बनी हुई है। आटा वितरण केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने से कई जगहों पर भगदड़ की खबरें हैं। भगदड़ के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत की खबर है। हालात इतने बदतर हैं कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या का भी सामना कर रहा है। IMF के $1.1 बिलियन बेल आउट पैकेज पर जारी चर्चा के अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। रूस एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार रूस का विरोध करता आ रहा है। यूक्रेन की ओर से सभी सदस्य देशों से रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने से रोकने का आग्रह भी किया गया था।
परिषद के 15 सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य रोटेशन के आधार पर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करते हैं। आखिरी बार रूस के पास फरवरी 2022 में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। आईपीएल में शनिवार को 2 मुकाबले खेले गए। दिन के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शिखर धवन की कप्तानी में जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की है। अपने पहले मैच में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 रन से हराया है। पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बना पाई और डकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 रन से हार गई। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में पहली बार खेलते हुए धमाकेदार जीत हासिल की। लखनऊ ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 50 रनों की बड़ी जीत हासिल की। लखनऊ ने दिल्ली को लगातार तीसरी बार हराया। पिछले सीजन में उसने दोनों लीग मैचों में उसे शिकस्त दी थी। कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शनिवार को सिंगापुर की येओ जिया मिन को सीधे गेम में हराकर साल में पहली बार किसी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने अपने से कम रैंकिंग वाली सिंगापुर के खिलाड़ी को महिला एकल के सेमीफाइनल में 24-22, 22-20 से हराया। इस जीत से मिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 4-0 हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और इस बुलेटिन के बाद आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ। नमस्कार।